तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। एक ऐसा नाम जो शायद कई लोगों के लिए बचपन की यादों से जुड़ा होगा, खासकर बच्चों की पत्रिका नंदन के साथ। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उनकी कहानी सिर्फ एक मशहूर संपादक होने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है मेरठ के एक लड़के की जिसने पढ़ाई तो विज्ञान की लेकिन फिर अपनी कलम से हिंदी बाल साहित्य में एक क्रांति ला दी। और ये क्रांति उस समय आई जब हिंदी में बच्चों के लिए मतलब खासकर विज्ञान जैसे विषयों पर एक बहुत बड़ा खालीपन था। ज्यादातर जो बाल साहित्य था वो नैतिक कहानियों या फिर आप कह सकते हैं लोक कथाओं तक ही सीमित था। तो आज हम इसी खालीपन को भरने वाले लेखक के जीवन और उनके योगदान की परतों को खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच का मूल क्या था और कैसे उन्होंने विज्ञान जैसे सूखे विषय को लाखों बच्चों के लिए एक रोमांचक सफर बना दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। समझते हैं कि जयप्रकाश भारती कौन थे, उनके शुरुआती जीवन ने उन्हें कैसे गढ़ा और उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। तो कहानी शुरू होती है 2 जनवरी 1936 को, उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। उनके पिता श्री रघुनाथ सहाय एक जाने माने वकील थे और कांग्रेसी भी। जब हम सुनते हैं कि घर का माहौल देश सेवा और समाज सुधार का था तो ये थोड़ा क्लीशे जैसा लग सकता है, लेकिन उनके मामले में इसका असर बहुत ठोस दिखता है। हाँ, ये सिर्फ किताबी बात नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि उनके घर में आजादी के आंदोलन और सामाजिक बदलाव पर रोजाना चर्चा होती थी। वो एक जीवन शैली थी, आप समझिए। अच्छा। जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां आपके पिता एक प्रसिद्ध वकील होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में इतने सक्रिय हैं, तो आप पर उसका गहरा असर पड़ना लाजमी है। यही माहौल उनके अंदर छोटी उम्र से ही एक जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है कि ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की के लिए नहीं है बल्कि समाज के लिए भी है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। एक बीएससी का छात्र जिसके पास अपना करियर बनाने का दबाव होगा, वो अपना समय उन लोगों को पढ़ाने में लगा रहा है जिन्हें समाज लगभग भूल चुका था। स्रोतों में जिक्र है कि उन्होंने छात्र जीवन में ही मेरठ में कई सालों तक प्रौढ़ प्रात्री पाठशाला चलाई। ये उनके चरित्र के बारे में क्या बताता है? ये उनके पूरे जीवन दर्शन की नींव दिखाता है। इसे थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई शौकिया काम नहीं था। ये उन वयस्कों के लिए एक रात का स्कूल था जो दिन में मजदूरी करते थे और पढ़ लिख नहीं सकते थे। और वो भी मुफ्त में। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पाठशाला पूरी तरह से निःशुल्क थी। मेरे हिसाब से ये सिर्फ समाज सेवा नहीं थी, ये उनका पहला प्रयोग था। एक तरह से उनकी पहली प्रयोगशाला थी, जहां उन्होंने सीखा कि जटिल जानकारी को ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिनका अकादमिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दिलचस्प। यही उन्होंने शायद पहली बार सीखा होगा कि सरल भाषा और वो जो रिलेटेबल उदाहरण होते हैं, उनकी ताकत क्या होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब जो कला उन्होंने बाद में नंदन और अपनी किताबों में इस्तेमाल की, उसकी जड़ें शायद मेरठ की उन रातों की पाठशाला में थीं। काफी हद तक उन्होंने वहां ये समझा कि साक्षरता सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देना है। और यही सोच उनके बाद के सारे कामों में झलकती है। तो विज्ञान की डिग्री के बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने संपादन कला विशारद की परीक्षा पास की और मेरठ के दैनिक प्रभात और फिर दिल्ली में नवभारत टाइम्स जैसे बड़े संस्थानों में काम सीखा। इसके बाद वे साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक भी बने। लेकिन जो मोड़ उनकी पहचान को हमेशा के लिए स्थापित कर गया, वो था बच्चों की पत्रिका नंदन का संपादक बनना। और नंदन उस दौर में सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक घटना थी। बिल्कुल। कई छोटे शहरों और गांवों में बच्चों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का आप कह सकते हैं एकमात्र जरिया थी। बिल्कुल। नंदन तो उस जमाने में लगभग हर बच्चे के हाथ में दिखती थी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? उस दौर में जब परियों की कहानियां और नैतिक शिक्षा ही बाल साहित्य का केंद्र थी, तब विज्ञान जैसी सूखी चीज को पत्रिका में लाना एक बड़ा जोखिम रहा होगा। क्या क्या पाठकों या प्रकाशकों की तरफ से कोई शुरुआती हिचकिचाहट थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने नंदन को सिर्फ कहानियों और कविताओं की पत्रिका नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे ज्ञान और मनोरंजन का एक संगम बनाया। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे और बहुत चतुराई से किया गया। उन्होंने विज्ञान को एक अलग डरावने विषय की तरह पेश नहीं किया। नहीं,
उन्होंने उसे मनोरंजन में लपेटकर परोसा। अच्छा। सोचिए, एक तरफ चीकू मीकू जैसे किरदारों की कॉमिक स्ट्रिप चल रही है और अगले ही पन्ने पर क्या तुम जानते हो जैसा एक रंगीन सेक्शन है जो बता रहा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, वो भी बच्चों की भाषा में। उन्होंने विज्ञान को सिलेबस का बोझ नहीं बल्कि एक जादुई पहेली बना दिया। यानी उनकी रणनीति एजुकेशन की नहीं, एजुटेनमेंट की थी। उन्होंने जानकारी को कहानी के अंदर छिपा दिया। बिल्कुल, उनकी सबसे बड़ी देन यही थी, विज्ञान जैसे जटिल विषय को बच्चों के लिए बेहद सरल और रोचक कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना। मिसाल के तौर पर वो सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं समझाते थे, वो शायद एक कहानी सुनाते कि कैसे एक सेब पेड़ से हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। उन्होंने बच्चों की जो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है उसको एक नई दिशा दी, उसे सही खुराक दी। सही बात है। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछना शुरू किया और फिर उन सवालों के जवाब कहानियों और चित्रों के माध्यम से दिए। ये क्रांतिकारी कदम था। तो नंदन के संपादक के तौर पर वे लाखों बच्चों तक पहुंच रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ पत्रिका तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने खुद भी लिखना शुरू किया और उनके लेखन को जो पहचान मिली वो असाधारण थी, है ना। उनकी 2 किताबें, हिमालय की पुकार और अनंत आकाश अथाह सागर, इनको यूनेस्को ने पुरस्कृत किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का किसी हिंदी लेखक की कृति को सम्मानित करना, ये उनके काम के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका लेखन भौगोलिक सीमाओं से परे था और उसमें एक सार्वभौमिक अपील थी। हिमालय की पुकार या अनंत आकाश जैसे विषय सिर्फ भारत के बच्चों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी बच्चे के लिए उतने ही आकर्षक हो सकते हैं। सही। और यह सम्मान इस बात का भी सबूत था कि हिंदी भाषा में भी विश्व स्तर का वैज्ञानिक साहित्य लिखा जा सकता है। और सम्मान का सिलसिला यही नहीं रुका। भारत सरकार ने भी उनके काम को पहचाना। उनकी 3 किताबों को पुरस्कृत किया गया, विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा और चलो चांद पर चलें। इन किताबों के नामों में ही एक पैटर्न दिखता है। हाँ, इन किताबों के नाम देखिए, इनमें उनके लेखन का पूरा दर्शन छिपा है। ये सिर्फ अलग अलग विषयों पर लिखी किताबें नहीं है, ये एक पूरा पाठ्यक्रम है, एक जागरूक नागरिक बनाने का। अच्छा, कैसे? विज्ञान की विभूतियों से वे बच्चों को महान वैज्ञानिकों की कहानियों से परिचित करा रहे हैं, उन्हें रोल मॉडल दे रहे हैं। देश हमारा के माध्यम से वे बच्चों में देश प्रेम और अपने राष्ट्र को जानने की भावना जगा रहे हैं। और चलो चांद पर चलें जैसी किताब से वे अंतरिक्ष के रहस्यों के प्रति उत्सुकता पैदा कर रहे हैं। उनका लेखन सिर्फ जानकारी देना नहीं था बल्कि प्रेरित करना था। तो क्या उनका असली कमाल सिर्फ जानकारी को सरल करना था, या फिर वे विज्ञान में छिपे रोमांच और आश्चर्य को कहानी में पिरो रहे थे? मतलब क्या वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहे थे या बच्चों को एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सिखा रहे थे? यही उनके काम का सार है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहे थे, वो बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे थे। चलो चांद पर चलें सिर्फ चांद के बारे में जानकारी नहीं देती थी, नहीं, वो उस पूरी यात्रा के रोमांच, उसकी चुनौतियों और इंसानी जज्बे की कहानी कहती थी। वो बच्चों को ये महसूस कराते थे कि विज्ञान कोई लैब में होने वाली उबाऊ चीज नहीं है, बल्कि एक खोज और रोमांच की एक अंतहीन कहानी है जिसमें वो भी हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने विज्ञान को व्यक्तिगत बना दिया। स्रोतों में उनकी कुछ और किताबों का भी जिक्र है, जैसे सरदार भगत सिंह, ऐसे थे हमारे बापू, बर्फ की गुड़िया और भारत का संविधान भी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उन्होंने लगभग 100 किताबों का संपादन भी किया। ये दायरा तो बहुत बड़ा है, मतलब विज्ञान से लेकर इतिहास और नागरिक शास्त्र तक। और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। इन किताबों की सूची से साफ पता चलता है कि वह बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते थे। उनका मकसद एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जो वैज्ञानिक सोच भी रखती हो और जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति और इतिहास में भी मजबूती से जमी हों। भारत का संविधान बच्चों के लिए। हाँ, भारत का संविधान जैसी किताब बच्चों के लिए लिखना एक बहुत साहसिक और दूरदर्शी कदम था। वो चाहते थे कि बच्चे सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में न जाने बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझे। वे एक मुकम्मल नागरिक बनाना चाहते थे। और 100 किताबों का संपादन करना, ये उनके समर्पण और अथक परिश्रम को दिखाता है। वे सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक नॉलेज क्यूरेटर थे, जो बच्चों के लिए सही और जरूरी जानकारी को चुनकर उन तक पहुंचा रहे थे। बिल्कुल, वो एक मिशन पर थे। उन्होंने उस दौर में बाल साहित्य के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित किया, सिर्फ एक लेखक के तौर पर नहीं बल्कि एक संपादक और एक विचारक के तौर पर भी। तो इन सब का सार क्या है? 5 फरवरी 2005 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनके काम का आज के समय में क्या महत्व है?
उनकी सबसे बड़ी विरासत है हिंदी बाल साहित्य में विज्ञान लेखन की नींव को मजबूत करना। उन्होंने एक ऐसी जगह को भरा जहां बहुत बड़ा खालीपन था। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो उनकी असली विरासत सिर्फ विज्ञान लेखन नहीं, बल्कि कैसे लिखा जाए इसकी एक शैली स्थापित करना है। एक शैली। हाँ, जयप्रकाश भारती एक पुल की तरह थे जो विज्ञान की जटिल दुनिया और एक बच्चे के जिज्ञासु मन को जोड़ता था। लेकिन ये कोई साधारण पुल नहीं था, ये एक जादुई पुल था जिस पर चलना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था। यानी उन्होंने जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को कहानी में बदलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। ये एक ऐसी कला है जो आज के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल सही। उन्होंने साबित किया कि किसी भी कठिन विषय को अगर सही तरीके से सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उसे न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसका आनंद भी ले सकते हैं। उन्होंने विज्ञान को एक डरावना विषय होने की छवि से निकालकर एक दोस्त बना दिया जिससे बच्चे सवाल पूछ सकते थे। हाँ, यही वजह है कि उनकी किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। तकनीक बदल गई है, माध्यम बदल गए हैं, लेकिन एक बच्चे के मन की जिज्ञासा वो आज भी वैसी ही है। और उस जिज्ञासा को कैसे शांत किया जाए, इसका फॉर्मूला भारती जी के काम में आज भी मौजूद है। तो आज हमने जयप्रकाश भारती के जीवन और उनके काम को करीब से देखा। एक समाज सेवक जिसने अपनी युवावस्था में बड़ों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया, एक कुशल संपादक जिसने नंदन जैसी पत्रिका को ज्ञान का खजाना बना दिया, और एक दूरदर्शी लेखक जिन्होंने अपनी कलम से विज्ञान, इतिहास और देश प्रेम की बातें लाखों बच्चों के मन तक पहुंचाईं और उनके भविष्य को आकार दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समझा कि अगर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है तो उसकी शुरुआत बच्चों के मन में तर्क और जिज्ञासा का दीपक जलाने से करनी होगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी एक मिशन के लिए समर्पित कर दिया और ये साबित किया कि एक कलम में एक पूरी पीढ़ी को बदलने की ताकत हो सकती है। और आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जब बच्चों के पास सूचनाओं की बाढ़ है, जब हर तरफ से रील्स और शॉर्ट वीडियो का हमला है और ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत हैं, क्या जयप्रकाश भारती जैसी सरल, स्पष्ट और कहानी कहने की कला पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गई है? क्या हमें आज उनके जैसे और जादुई पुलों की जरूरत नहीं है?